बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 ग्रेविटी, और इसका पार्ट जो है वो हम 17 करने जा रहे हैं। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया क्या, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में केमिस्ट्री में फ़िज़िक्स में ख़ास तौर पर ये जो ढेरों के हिसाब से आप डेरिवेशंस देखते हैं, इक्वेशंस देखते हैं, क्या बला हैं यार, ये क्या मामला है इनका, क्यों पढ़ाई जाती हैं, क्या ये सिर्फ जादुई सिर्फ मैथमेटिक्स है? ये सब सवालों के जवाब आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि भाई ये इक्वेशंस वगैरह क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, थ्योरी क्या बला है, क्यों थ्योरी दी जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने दूर सितारों सैयारों के अंदर कैसे बता दिया कि भाई वहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स बन रही हैं ज़मीन पर बैठे बैठे। क्या उनको जादू आता था? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ज़मीन पर ही बैठे बैठे उन्होंने ब्लैक होल्स का भी बता दिया कि ब्लैक होल्स भी हैं हमारी कायनात के अंदर। कैसे बता दिया भाई? ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला पार्ट देखिए आप, ठीक है। और पिछला पार्ट देखने के लिए ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट देखने के लिए आपको इसी स्क्रीन पर, इसी वीडियो के एंड में आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन बार बार मैं ये बात बताता हूँ ख़ास तौर पर नए आने वाले बच्चों के लिए कि भाई प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपके मसले हल हो जाएंगे सारे। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अभी तक का सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सेकेंड ईयर क्लास 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी। सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री न्यू बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप देखिए 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बुक के लेक्चर्स जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स के। प्लस उसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ है जो कि मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ कि यार वो आप कर लें, आपका बड़ा मसला हल हो जाएगा। जो आपके मत्थे का सूर है ना, सर का दर्द, क्या है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में? हाँ, नॉमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम, ये इसका एक ही हल है भाई, और वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो उसमें एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई है जो प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से है, जो ग्रैंड टेस्ट के नाम से है, जिस एक वीडियो में मैंने सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, IUPAC सिस्टम के तहत, कॉमन सिस्टम के तहत। उस वीडियो को देखें, वो टेस्ट है, उसको बार बार अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपकी ग्रिप हो जाएगी। और बच्चे जो है वो कर भी रहे हैं और मुझे कमेंट में बताते भी हैं कि सर अब नॉमेनक्लेचर हमारे लिए कोई इशू नहीं है, कोई सा भी आ जाए, सब देख लेंगे। और उसी वीडियो में मैंने आखिर में सॉल्यूशंस भी दिए हैं, वो बड़ी अहम वीडियो है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखें 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी वहाँ पर होगी। इसके अलावा क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 पाकिस्तान स्टडी का चल रहा है। और इसके अलावा क्लास मैट्रिक, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्लास मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और केमिस्ट्री जो है क्लास मैट्रिक, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं अब ज़रा इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2 में हम ब्लैक होल्स को डिस्कस करेंगे। बड़ा ये नाम सुना होगा आपने, समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं क्या बला है। रेड शिफ्ट जो है ये क्या मुसीबत है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये क्या है, और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये हम टॉपिक देखेंगे। किसके अंदर? आपकी बुक के मुताबिक ही, उससे तो हम हटेंगे नहीं ना। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर इसी टॉपिक के बाद आप देखें, आपके नोट्स में भी ये टॉपिक होगा, और वो है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये है। कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड जो है इसका मतलब होता है रिजल्ट्स, या आप इसको प्रेडिक्शंस भी कह सकते हैं, पेशन गोइयाँ, प्रेडिक्शंस, पेशन गोई या प्रेडिक्शंस
प्रेडिक्शंस क्यों ज़रूरत है इसकी? प्रेडिक्शंस क्यों ज़रूरत है इसकी? क्योंकि साइंस की दुनिया में ये बात याद रख लीजिए, कोई भी साइंटिस्ट जब कोई थ्योरी देता है और मैथमेटिकली जब वो उसको प्रूफ भी कर देता है, उसके बाद उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता, उसको अपनी इस थ्योरी की बेस के ऊपर कुछ प्रेडिक्शंस भी करनी पड़ती हैं, कुछ पेशन गोइयाँ भी करनी पड़ती हैं। वो ये बताता है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होगा। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जब ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि हमारी कायनात में जब भी स्पेस टाइम डिस्टर्ब होता है, स्पेस टाइम में कर्व आता है, स्पेस टाइम में कर्वेचर बनता है, कब? जब उस स्पेस टाइम पर के ऊपर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कोई अजराम फल्की, कोई सूरज, चांद, सितारा, सैयारा जब उस स्पेस टाइम पर रखा जाता है, तो उस सूरज, चांद, सितारे, सैयारे के मास और उसकी एनर्जी की वजह से उस स्पेस टाइम में कर्व आ जाता है, बैंड आ जाता है, इनवर्ड। जैसे कि ये सूरज जो है, ये क्या करेगा, ये जब रखा जाएगा तो इसकी वजह से बैंड हो जाएगा। ये स्पेस टाइम जो आपको नज़र आ रहा है, इनवर्ड नीचे की तरफ बैंड आ जाएगा, इसी को कर्व कहते हैं। और जब भी ये होगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में कहा, एक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी यहाँ पर, और वो वेव्स होंगी ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये उन्होंने पेशन गोई की थी, और भी बहुत सारी पेशन गोइयाँ थी, ठीक है, और भी थी, ये सब लिखी हुई हैं यहाँ पर, इनको अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो ये एक मोटी सी बात है जो कि मैं आपको बता दूँ। अब कायनात कहाँ और कहाँ, कायनात हमारी इतनी बड़ी वसी है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे आपकी सोच से बाहर है। आपके सर में इतने बाल नहीं हैं जितने सितारे हैं, सूरज भी एक सितारा। तो बहरहाल इसकी डिटेल तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हमारी कायनात के अंदर जहाँ कहीं भी ऐसा कोई स्पेस टाइम में कर्वेचर बनेगा, उस वक्त ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने प्रेडिक्शन कर दी, पेशन गोई कर दी कि मेरी मैथमेटिक्स बताती है ये। अच्छा भाई, अब ग्रेविटेशनल वेव्स को कौन देखेगा? वेव्स तो ऐसी होती हैं, ये इस तरह की वेव्स होती हैं, इस तरह की वेव्स, और कहाँ पैदा हो रही हैं? ओ कायनात में कहीं पैदा हो रही हैं भाई। तो हमें कैसे पता लगेगा? डिवाइस की मदद से। कोई डिवाइस ऐसी बनाई जाएगी जो कि डिटेक्ट करे इन ग्रेविटेशनल वेव्स को। 1915 में तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी, लेकिन फिर साइंटिस्ट बरादरी जो है उन्होंने डिवाइस पे काम शुरू किया कि अब जो है इस डिवाइस को बनाया जाए, ताकि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बात जो कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो उन्होंने पेशन गोई की है, जो उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंस है या रिजल्ट है या प्रेडिक्शन है, वो साबित भी हो जाए। तो 100 साल लगे वो डिवाइस बनाने में, और 2015 में, 1915 में इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और 2015 में यानी कि 100 साल बाद ये न्यूज़ में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में प्रेडिक्ट की थी कि हमारी कायनात में ये ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं, उनको बाकायदा डिटेक्ट कर लिया गया है डिवाइसेस की मदद से। क्योंकि 100 साल लगे हमें ऐसी डिवाइसेस बनाने में, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये पेशन गोई सच साबित हुई। यही कमाल है थ्योरीज़ का। समझ में आ रही है बात आपको? यही कमाल है थ्योरीज़ का। तो बहरहाल ये मैं आपको मोटी सी बात बता दी कि हमेशा जब भी कोई थ्योरी दी जाएगी, जो भी साइंटिस्ट थ्योरी देगा, मैथमेटिकली उसको प्रूव करेगा, वो कुछ पेशन गोइयाँ भी करेगा। हम ये पेशन गोइयाँ, यही कॉन्सिक्वेंसेस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और इनमें ये 4 एरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे: ब्लैक होल्स, रेड शिफ्ट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, इन सब को। और ये पॉइंट्स मैं भी आपको लिखवाना शुरू करूँगा, साथ साथ पॉइंट्स लिखवाता जाऊँगा। मेन पॉइंट्स हैं, इनको लिखिए, ठीक है, साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट्स यानी कि प्रेडिक्शंस जो हैं इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, या पहली बात जो उन्होंने कही है वो बोला टाइम इज़ द 4th डायमेंशन। टाइम जो है, टाइम इज़ द 4th डायमेंशन, कि टाइम जो है वो 4th डायमेंशन है, 4th डायमेंशन एडिंग टू 3 डायमेंशन। और इसको आप ऐड कर दें, इसको आप मिला दें, इसको आप यकजा कर दें टाइम को, एडिंग टू 3 डायमेंशन, एडिंग टू 3 डायमेंशन, 3D भी जिसको हम कहते हैं, 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस,
ऑफ स्पेस मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स डू नॉट ट्रीट टाइम एंड स्पेस, डू नॉट ट्रीट टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, टू, नोट करते रहिए इसको, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई टाइम को और स्पेस को दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप ट्रीट ना करें, बल्कि ये एक ही चीज़ है, बल्कि ये एक ही चीज़ है। ठीक है, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है भाई। अब यहाँ जब हम टाइम की बात करते हैं और जब हम स्पेस की बात करते हैं और डायमेंशन की बात करते हैं, तो भाई ये क्या भला है, आसान सी बात है यार हमारी। देखो आसान, बड़ी आसान सी बात है। हमारी इस पूरी दुनिया में हमारी ज़मीन है ना, इस पे आप देख लें जितनी भी चीज़ें हैं, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, और सॉरी हमारी ज़मीन की बात कर रहे हैं। हमारी ज़मीन पर देखें आप, क्या है, पहाड़ हैं, पानी है, जानदार चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें हैं, ये मार्कर भी है, आप भी हूँ, मैं भी हूँ, है ना। अब इस मार्कर को ही ले लेते हैं। ठीक है, मार्कर एक एंटिटी है, एक वजूद है, और ये वजूद जो है, ये एंटिटी जो है, ये जिस्म जो है, ये बॉडी जो है, अगर आप देखें तो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, और इसकी ऊंचाई भी है। यही बात है। इसका दूसरा मतलब पता है क्या हुआ, कि इसका वजूद, इसका जिस्म जो है वो लंबाई में बिखरा हुआ है, चौड़ाई में बिखरा हुआ है, और ऊंचाई में बिखरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। कलेक्टिवली तीनों को हम कहते हैं वॉल्यूम, कि इस जिस्म का वॉल्यूम है। समझ में आ रही है बात आपको। यही तीनों चीज़ें डायमेंशन कहलाती हैं। 3D, 1D लेंथ हो गया, 2D ब्रेड्थ हो गया, 3D हाइट हो गया। तो सारी चीज़ें 3D हैं। मैं भी 3D हूँ, आप भी 3D हैं। यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी 3D हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, ठीक है, वो सब 3D हैं। लेकिन यहाँ तो चीज़ों की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो स्पेस की बात हो रही है। वो कह रहे हैं भाई स्पेस 3D है, तो स्पेस क्या है, खाली जगह। अब ज़रा ध्यान से बात सुनिए, ये जो मार्कर है ये यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मेरा हाथ है। अब ये मार्कर मैं यहाँ रखूँगा, नहीं रख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा हाथ आ गया ना यहाँ पे। अब मार्कर यहाँ नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे सर मार्कर ने जगह कवर कर ली। आप क्या कहेंगे, सर हाथ ने मार्कर की जगह कवर कर ली है। हाथ क्या इसकी लंबाई नहीं है? क्या इसकी चौड़ाई नहीं है? क्या इसकी ऊंचाई नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ हाथ ने स्पेस को कवर किया हुआ। और स्पेस को किस हिसाब से कवर किया हुआ? लंबाई में कवर किया हुआ है स्पेस को, चौड़ाई में कवर किया हुआ है स्पेस को, ऊंचाई में कवर किया हुआ है स्पेस को, इस हाथ ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर स्पेस की जब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, कि स्पेस की अगर 3 डायमेंशन ना होती, स्पेस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना होती, तो ये मार्कर क्या इस स्पेस में आ सकता था? सोचिए ज़रा। तो स्पेस की लंबाई में इस मार्कर की लंबाई आ गई, स्पेस की चौड़ाई में इस मार्कर की चौड़ाई आ गई, स्पेस की ऊंचाई में इस मार्कर की ऊंचाई आ गई। तो स्पेस को अगर मैं 3D कह रहा हूँ कि स्पेस 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल है, तो इसका दूसरा मतलब यही है कि हमारी जितनी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द वो सब भी 3 डायमेंशनल हैं। समझ में आ गई बात आपको? एक तो ये स्पेस की बात हो गई। फिर टाइम की अगर आप बात करें, अब मुझे आसान सी बात बता दीजिए, बिल्कुल आसान सी यार। ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से जब यहाँ लेके आता हूँ तो क्या इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा? सोचिए ज़रा। मतलब ये कि ये मार्कर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये मार्कर इस स्पेस को छोड़ के इस स्पेस में आ रहा है। यही बात है। देखें 3 डायमेंशन, ये मार्कर इस स्पेस को छोड़ के इस स्पेस में आ रहा है। तो क्या इस मार्कर के यहाँ से यहाँ आने में कोई टाइम नहीं लगा क्या? सोचिए ज़रा, आसान सी बात। आप कहेंगे नहीं सर टाइम तो लाजमी लगा, भले कितना ही कलील क्यों ना हो, भले ही कितना शॉर्ट क्यों ना हो। एक बात तो तय है, जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं और स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपना एक स्पेस जो है उसका, उससे चेंज करके दूसरे स्पेस में जा रहा है, ये मार्कर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसको कुछ टाइम ना लगा हो।
इसको कुछ टाइम ना लगाओ। और यही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई स्पेस और टाइम ये लाजिम व मलजूम है, ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। आप टाइम और स्पेस को अलग ट्रीट ना करें, ये एक ही वजूद है। इसीलिए टाइम को उन्होंने क्या कहा, टाइम फोर्थ डायमेंशन। 3 डायमेंशन स्पेस की हो गई और फोर्थ डायमेंशन टाइम की हो गई, और ये मिला के वो क्या बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन एडिंग टू 3D ऑफ स्पेस मीन्स डू नॉट ट्रीट टाइम एंड स्पेस 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये बात उन्होंने बताई। अब ये हैरत अंगेज बात थी, इससे पहले ये नहीं होता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1915 में उन्होंने दी, उससे पहले ये नहीं होता था। उससे पहले न्यूटन का दौर था, गैलीलियो का दौर था। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्पेस एक अलग चीज़ है, टाइम एक अलग चीज़ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई, ये एक ही चीज़ के 2 नाम है, और जब ये मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, हमारी कायनात का फैब्रिक बनता है, हमारी पूरी कायनात का, पूरी यूनिवर्स का फैब्रिक बनता है। और इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस टाइम, कलेक्टिवली स्पेस टाइम। और यही स्पेस टाइम है जिसमें जब कर्व बनता है किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी एनर्जी की वजह से, इसी कर्व को एक्चुअली ग्रेविटी कहा जाता है। और इसी कर्व की वजह से, इसी कर्वेचर की वजह से जो कि इस स्पेस टाइम में बन रहा है, ये मार्कर ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो ग्रेविटी को आप फोर्स ट्रीट ना करें, ग्रेविटी असल में इसी स्पेस टाइम में इस कर्वेचर का नाम है। और ये कर्वेचर कब बन रहा है स्पेस टाइम में, जब इसके ऊपर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आ रहा है, सूरज, चांद, सितारा रखा जा रहा है। सूरज है, चांद है, सितारा है, सबके क्या है, मास है सबका, सबके पास एनर्जी भी है। तो इनके मास और एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये फैब्रिक जो है इसमें ये बैंड हो जाता है नीचे से, और यही बैंडिंग जो है कर्वेचर कहलाती है। और ये जो है सब क्या है, ये स्पेस टाइम है। और ये स्पेस टाइम क्या है, 4 डायमेंशनल है, 4D है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात। अब आगे चलते हैं, आगे अब अगला पॉइंट इसका, अगले पॉइंट में लाइट की बात करते हैं। आपको पता है लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इसको ज़रा समझ लीजिएगा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट ऐसे आएगी, यही है ना वेव। अब आपको पता है इस वेव के ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये टॉप वाला, ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला, ये बॉटम वाला, ये जो टॉप वाले पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। और ये जो बॉटम वाले पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। वेव लेंथ जिसको हम कहते हैं, वेव लेंथ, ये क्या है भाई, वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ। कैसे पता कराएंगे, या तो आप क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस ले लें, या तो आप ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस ले लें। तो ये जो डिस्टेंस है क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का, ट्रफ से ट्रफ तक का वेव के, ये वेव लेंथ बनाता है। अब देखें, वेव आपकी बहुत सारी किस्मों की होती हैं। कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं, कुछ वेव्स जो हैं इतनी बड़ी बड़ी भी होती हैं, है ना। कुछ वेव्स जो हैं वो ऐसी भी होती हैं। अब क्लियरली आपको पता लग रहा होगा, इसकी एक बड़ी वेवलेंथ है, इसकी एक छोटी वेवलेंथ है, इसकी छोटी वेवलेंथ है, इसकी बड़ी वेवलेंथ है, इसकी दरमियानी वेवलेंथ है। ऐसे ही इस वेवलेंथ का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है लाइट के साथ, लाइट के कलर के साथ। कैसे, जो लाइट हमें नज़र आ रही होती है सनलाइट, आपको कैसी नज़र आ रही होती है, येलो कलर की? नहीं, हकीकतन ये लाइट जो है येलो कलर की नहीं होती, बल्कि इसका मिल्की कलर होता है। पता है आपको ये बात? पहली बात, लाइट के हवाले से, सनलाइट से जो लाइट आ रही है इसका कलर मिल्की है, येलो नहीं है। बहरहाल ठीक है, हमें जो परसीव होता है वो येलो होता है। तो येलो लाइट, धूप की, धूप जिसको कहते हैं, धूप, सनलाइट, इसके सामने आप अगर प्रिज्म रख देंगे, प्रिज्म इस तरह का, इसी लाइट के सामने, और ये लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी के सामने जब आप प्रिज्म रख देंगे, ये प्रिज्म, तो लाइट जब इससे टकराएगी तो क्या होगा, आपने एक्सपेरिमेंट स्कूल में किए होंगे, प्रिज्म सामने रखें, लाइट टकराएगी, तो लाइट में से, प्रिज्म में से जब लाइट गुजरेगी दूसरी साइड पे निकलेगी तो 7 कलर्स आपको नजर आएंगे। ये विबग्योर कहलाते हैं, विबग्योर।
कलेक्टिवली इनको कहा जाता है। ये 7 डिफरेंट कलर्स नहीं हैं, ये 7 डिफरेंट लाइट्स हैं। अगर ये 7 डिफरेंट लाइट्स हैं तो सबकी फिर सभी ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और अगर ये सब की सब साथ की साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो डिफरेंट 7 कलर्स में हमें नज़र आ रही हैं, तो सबकी फिर अपनी अपनी वेवलेंथ भी होगी, ऐसी बात है। और यही बात है इन 7 की 7 लाइट्स की, इन 7 की 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपनी अपनी वेवलेंथ है और डिफरेंट वेवलेंथ है। और डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से इनके हमें कलर्स डिफरेंट नज़र आते हैं, कलर्स हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लाइट जो है असल में वो पैकेट है 7 डिफरेंट लाइट्स का। अब आगे चलते हैं। ये विबग्योर क्या है? वी से बनता है वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ये वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यानी कि सबसे पहले वाली जो होगा वो हमारे पास वॉयलेट कलर होगा और सबसे आखिरी वाला हमारे पास रेड कलर होगा, रेड कलर की लाइट होगी। ये बनता है विबग्योर, ये 7 लाइट्स। इनके अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनके कलर अलग अलग क्यों हैं, तो आप बता दें कि ये अलग अलग लाइट्स हैं, अलग अलग लाइट्स की किस्में हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, इसीलिए इनका कलर भी अलग अलग है। समझ में आ गई बात? आप अब ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है, अब मैं इसकी बात नहीं करता, अब मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये वाली लाइट, ये जो लाइट है आपको कैसी परसीव हो रही है? येलो कलर की। अगर यही लाइट आपको रेड कलर की शो होना शुरू हो जाए तो सोच के बताइए क्या होगा? यही लाइट अगर आपको, जो येलो कलर की आपको परसीव हो रही है, रेड कलर की आपको शो होना शुरू हो जाए तो आपके जहन में फ़ौरन एक बात क्लिक करेगी कि यार यहाँ पर अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट कलर हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ्स। इन 7 के 7 कलर्स की, इन 7 की 7 डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट है, इसीलिए इनका ये कलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट है, ये येलो कलर से अगर रेड कलर की लाइट हो रही है तो एग्जैक्टली इसकी वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है। और इसकी वेवलेंथ कैसी हो रही है पता है आपको? इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, लॉन्गर वेवलेंथ हो रही है। या हम ये कह सकते हैं कि इसकी येलो कलर की लाइट की वेवलेंथ जब बड़ी हो रही है, पहले ये वेवलेंथ थी मिसाल के तौर पर ये वाली, अब जो है इसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई है। तो इसकी वेवलेंथ जो बढ़ गई है उसकी वजह से ये लाइट हमें अब पीली के बजाय, येलो के बजाय कैसी नज़र आ रही है? रेड नज़र आ रही है। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। समझ आ गई बात? तो रेड शिफ्ट ये कहलाती है। अब इसके पीछे वजह क्या होती है? लाइट क्यों भाई पीली से रेड हो रही है? क्यों आखिर लाइट की वेवलेंथ? अब इसका जवाब आपको पता चल गया कि लाइट येलो से रेड क्यों हो रही है। तो आप बोलेंगे सर लाइट की वेवलेंथ बढ़ रही है जिसकी वजह से लाइट अब येलो से रेड हो रही है। तो वेवलेंथ बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है स्पेस टाइम कर्वेचर। हाँ, यही तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। वो बोलते हैं भाई ये जो आपका स्पेस टाइम है, ये जो आपका फैब्रिक है जो कि पूरी कायनात में बिखरा हुआ है, इसके अंदर जो कर्वेचर बन रहा है जिसको हम ग्रेविटी भी कह रहे हैं, और ये किस वजह से बन रहा है? क्योंकि इस कर्वेचर, इस स्पेस टाइम के ऊपर, इस फैब्रिक के ऊपर क्या रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है एक, और उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी एनर्जी की वजह से इस स्पेस टाइम में क्या बन रहा है? कर्व बन रहा है, ग्रेविटी जिसको हम कह रहे हैं। इस कर्व, इस कर्वेचर इन स्पेस टाइम की वजह से लाइट जो है वो क्या हो रही है? लाइट येलो से रेड हो रही है, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो रही है, लाइट जो है रेड शिफ्ट की तरफ जा रही है। वो कह रहे हैं भाई आप देख लें, एक्सपेरिमेंट्स में चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि ये लाइट कई जगहों पर हमें रेड नज़र आ रही थी। तो हम सोच रहे थे कि यार इसके पीछे वजह क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको क्लियर किया। उन्होंने बोला कि भाई ये जब लाइट स्पेस में ट्रैवल करके आ रही है तो नज़दीक में अगर कोई उसको सेलेस्टियल बॉडी मिलती है, कोई उसको सेलेस्टियल बॉडी मिलती है, मिसाल के तौर पर ये एक सेलेस्टियल बॉडी है और लाइट अगर यहाँ से ट्रैवल करती हुई आ रही है, इसके पास से गुजरेगी, तो क्या होगा? इस कर्वेचर की वजह से इस स्पेस टाइम में ये जो कर्वेचर है,
इसकी वजह से क्या होगा, ये लाइट जो है इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी और ये लाइट येलो से रेड हो जाएगी। ये रेड शिफ्टिंग कहलाती है। और लाइट की जो रेड शिफ्टिंग है ना, ये इस बात का सबूत है कि हमारी कायनात में क्या मौजूद है, स्पेस टाइम यानी कि ये फैब्रिक मौजूद है और कर्व हुआ है। और कर्व होने के पीछे वजह क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है और एनर्जी है। हम सपोज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, सूरज है, सूरज है, ठीक है। तो ये रेड शिफ्ट कहलाता है, ये रेड शिफ्ट कहलाता है। अच्छा, एक बात ज़रा जहन में रखिएगा, ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। हकीकत में देखा जाए तो ग्रेविटी का हमें वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए अभी, है ना, क्योंकि ये वर्ड आपको डिस्टर्ब करेगा। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपको डिस्टर्ब करेगा बार बार। जबकि अब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कोई है ही नहीं, ग्रेविटी कुछ है ही नहीं। ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम के अंदर इसी कर्वेचर का दूसरा नाम है। लेकिन कई जगहों पर आपको टेक्स्ट में जब आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस कर रहे होंगे तो वो ग्रेविटी का वर्ड इस्तेमाल करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्ड इस्तेमाल करेगा। तो आप मोहतात रहिएगा, घूम फिर के आपसे स्पेस टाइम कर्वेचर की ही बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा आम हो चुका है वर्ड ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसको कई जगहों पर इस्तेमाल कर लेते हैं। टेक्निकली मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा ना यार। अभी ग्रेविटी तो हम इतना समझते हुए आ रहे हैं और ये और वो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अब उसी ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम स्पेस टाइम कर्वेचर बोलना शुरू कर दें तो वो बड़ा अजीब सा हमें फील होता है ना। लेकिन हकीकत ये है कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्ड जब भी आए, कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ये जो लाइट है ये रेड शिफ्टिंग शो कर रही है, ये फिनोमेना शो कर रही है रेड शिफ्टिंग का, या इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है जिसकी वजह से इसका कलर रेड हो रहा है, तो इसके पीछे इन्वॉल्व है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो समझ जाइएगा घूम फिर के वही बात हो रही है कि इसके पीछे वजह है कि ये लाइट जो है वो गुज़र के आ रही है किसी स्पेस टाइम कर्वेचर के पास से। अब ये स्पेस टाइम कर्वेचर जितना ज़्यादा डीप होगा, स्टीप होगा, इसका दूसरा मतलब पता है क्या है? मिसाल के तौर पर अगर ये इतना ज़्यादा डीप हो जाए तो समझ जाइए कि ये कर्वेचर देखिए कितना ज़्यादा डीप है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से अगर लाइट गुजरेगी, यहाँ से अगर लाइट गुजरेगी इसके पास से, तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइट की वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, या टेक्निकली सही वर्ड इस्तेमाल करें तो यहाँ पर जो है वो क्या है, स्पेस टाइम में कर्व बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? अब यही पॉइंट आ रहा है, तो इसी पॉइंट को मैंने लिखने से पहले ही आपको बता दिया कि इसी रेड शिफ्ट की बात अब की जा रही है। ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। लाइट्स वेवलेंथ बिकम स्ट्रेच्ड, क्या कहते हैं वो, लाइट्स वेवलेंथ बिकम्स स्ट्रेच्ड, यानी कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो खिंच जाएगी, स्ट्रेच्ड खिंच जाएगी, लंबी हो जाएगी। एंड लाइट लुक्स मोर रेड, एंड लाइट लुक्स मोर रेड, और लाइट जो है वो ज़्यादा रेड नज़र आएगी। when coming from strong gravitational field, when coming from strong gravitational field, देखिए यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो मोहतात रहना है, स्पेस टाइम कर्वेचर की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड। This phenomena is called redshift. This phenomenon is called redshift. Is called redshift. ठीक है भाई, तो रेड शिफ्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसी रेड शिफ्ट से
आप ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, और हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझेंगे। जी बिल्कुल, अभी बताता हूँ, नोट कर लें। तीसरा पॉइंट नोट कर लें। तीसरा पॉइंट, if gravity becomes great, comma, if gravity becomes great, कॉमा, अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैंने बताया ना जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास बहुत ज़्यादा है या इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ा जो है वो कर्व बनेगा, बहुत ज़्यादा कर्व बनेगा। क्यों? और इसी को तो हम ग्रेविटी कह रहे हैं, इसी कर्वेचर इन स्पेस टाइम को हम ग्रेविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है इफ़ ग्रेविटी बिकम्स ग्रेट, अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ये कर्वेचर बहुत डीप है, स्टीप है, गहरा है स्पेस टाइम के अंदर, तो क्या होगा, कॉमा, इट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट्स, इट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ब्लैक होल्स। आ गई ना, देखें ब्लैक होल की बात, कॉल्ड ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स। अब हमारी कायनात जो आपको नज़र आती है ना, आपको जो यूनिवर्स नज़र आती है, यार मैं कैसे मिसाल दूँ आपको, कंपैरिजन समझ में आता है। हमारी अर्थ जो है और सन जो है हमारा, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके साथ ये इसका मून है, और ये किसके गिर्द घूम रही है, सन के गिर्द। सन कितना बड़ा होगा आपके ख्याल में, सोचिए ज़रा, थोड़ा ही बड़ा होगा? अरे नहीं भाई, बहुत बड़ा है, सन इतना बड़ा है कि ज़मीन तो बेचारी कोई हैसियत ही नहीं रखती सूरज के आगे। समझ आ गई बात? तो अब सोचिए ज़रा, सन जो है ये अपने स्पेस टाइम में कितना कर्वेचर प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, ठीक है, ये क्लियर कर दी बात कि अब मास और एनर्जी को आप अलग अलग चीज़ें ट्रीट ना करें, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। समझ आ गई ये बात? तो अगर इसका मास सन का बहुत ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, और कर्वेचर भी फिर इतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि ग्रेविटी इतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी कर्वेचर इन स्पेस टाइम की वजह से, इसी ग्रेविटी की वजह से हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है सूरज के गिर्द, और ये चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है। बहरहाल, तो यहाँ पर ये बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अगर अब ये सूरज एक है, पता है आपको हमारी कायनात में, यूनिवर्स में क्या एक ही सूरज है? नहीं भाई, नहीं नहीं, आपके सर में इतने बाल नहीं है, जिससे ज़्यादा सूरज हैं, और इससे बड़े हैं जी, इससे बहुत बड़े हैं। ये समझ लीजिए कि अगला सूरज जो है वो उसके मुकाबले में, ये अगला सूरज बना देता हूँ, फिलहाल छोटा बना रहा हूँ, ये दूसरा सूरज है हमारी यूनिवर्स में ही, उसके मुकाबले में ये जो हमारा सूरज है ना, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे सूरज के मुकाबले में हमारी अर्थ की मिसाल, यानी कि हमारा सूरज बहुत छोटा है इस सूरज के मुकाबले में, ये सूरज बहुत बड़ा है। अच्छा, इसके साथ एक और सूरज होगा, वो उससे भी बड़ा है, उसके बाद एक और सूरज होगा, वो उससे ही बड़ा है, उससे ही बड़ा है, उससे ही बड़ा, इतने बड़े बड़े सूरज मौजूद हैं। सूरज जो है, सन जो है, वो स्टार है, याद रहे। अच्छा, कुछ स्टार ऐसे हैं जो सूरज नहीं बन पाए, जो आपको आसमान में नज़र आते हैं ना वाइट वाइट से, ये वो स्टार हैं जो सूरज नहीं बन पाए। बहरहाल, तो बताने का मकसद ये है कि फिर सोचिए कि कितना स्टीप इसका होगा, कितना स्टीप इसकी ग्रेविटी होगी। इसके बाद दूसरा सूरज है या कोई और स्टार है, ज़रूरी थोड़ी है सूरज ही हो भाई, कोई स्टार भी हो सकता है जो कि अभी सूरज नहीं बना। कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कोई भी अजराम फल्की जो हमारी कायनात में मौजूद है, उसका मास है, उसकी एनर्जी है, वो अपने स्पेस टाइम में कर्वेचर तो बनाएगा ना, दूसरे लफ्ज़ों में ग्रेविटी तो वहाँ होगी ना। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हमारी कायनात में ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से, उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो इतना ज़्यादा
कर्वेचर प्रोड्यूस करते हैं अपने स्पेस टाइम में, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डीप। ऐसे मैं यहाँ बना भी नहीं सकता, ऐसे समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा स्टीप जो है वो होगा, इतना ज़्यादा। और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनका मास नहीं होगा, याद रहे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा जैसे आप इनको पकड़ लें, ना ना, ऐसा नहीं होगा ये सिस्टम। मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही बना दिया आपके सामने, जो ना ब्लैक होल इस तरह का। तो ये इसका इतनी ज़्यादा इसके पास एनर्जी है, इसके पास इतना ज़्यादा मास या एनर्जी है, मैं एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल करूँ, इतना एनर्जेटिक है ये कि ये इसकी यहाँ पर ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी कि लाइट तक अगर यहाँ पर आ जाए, लाइट बेचारी अगर घूम फिर के इधर ब्लैक होल में आ जाए, तो ब्लैक होल की ये ग्रेविटी जो है, ब्लैक होल की ये जो ग्रेविटी है इतनी शदीद है, इतनी ग्रेट है कि लाइट को भी खींच लेगा अपनी तरफ, लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेगा। यही तो हो रहा था रेड शिफ्टिंग के अंदर। वहाँ पर क्योंकि ब्लैक होल्स नहीं थे लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी भी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी क्या कर रही थी, वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी लाइट पर असरअंदाज हो रही थी कि लाइट की वेवलेंथ को बढ़ा रही थी, जिससे लाइट का कलर येलो से रेड हो रहा था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कुछ जो हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो इतने मैसिव हैं हमारी कायनात में कि उनके अगर उनकी ग्रेविटी से अगर लाइट इंटरेक्ट हो जाए तो सिर्फ लाइट की वेवलेंथ बढ़ने का मामला ही नहीं होगा, बल्कि लाइट उसमें इन होने के बाद वापस जा ही नहीं पाएगी, वो खींच लेंगे लाइट को अपनी तरफ। जी यही होगा, लाइट भी इसमें आने के बाद चली जाएगी अंदर, इस ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी लाइट। क्यों? ग्रेविटी बहुत ज़्यादा। कौन बता रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन बता रहे हैं। और यही वजह है, अब भी बता तो दिया, कैसे बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? वही बात, अपनी मैथमेटिक्स के ज़रिए। और फिर यही हुआ कब? 2019 में, 2019 में। आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा ना, पिक्चर्स बनी हुई होंगी। पहली जो आपने ब्लैक होल की पिक्चर देखी कुछ इस तरह की, इस तरह की, ये किस तरह डोनट टाइप की ऐसी पिक्चर देखी है आपने ब्लैक होल्स की? डोनट्स देखें, खाते हैं हम, इस तरह की, इस तरह की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी पिक्चर कैसे ली गई? क्योंकि आपको पता है चीज़ें हमें नज़र जब आती हैं, जब लाइट किसी चीज़ से टकरा कर हमारी आंखों में आती है तभी चीज़ें नज़र आती हैं। ये मार्कर मुझे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि लाइट इससे टकरा कर मेरी आंखों में आ रही है, तभी मुझे ये मार्कर नज़र आ रहा है। अब लाइट ब्लैक होल से टकरा कर वापस आएगी तभी तो हमें ब्लैक होल नज़र आएगा ना। सोचने की बात है ना यार, जब लाइट ब्लैक होल से टकरा कर वापस आएगी तभी तो हमें नज़र आएगा भाई कि ये यहाँ ब्लैक होल है। लेकिन लाइट तो जब जा रही है, लाइट तो बेचारी खुद ही फंस जाती है। अब क्या होगा? इसके लिए स्पेशल हमारे पास रेडियो वेव्स जो हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल किया गया। रेडियो वेव्स के ज़रिए पिक्चर ली गई। वो पिक्चर जो आपने देखी थी ना, उसकी भी मैं अभी तफसील बताऊंगा। 2019 में वो पिक्चर ली गई थी, तो वो रेडियो वेव्स के ज़रिए ली गई थी ब्लैक होल की। और यही वजह है कि ब्लैक होल हमें ब्लैक नज़र आते हैं। हमें ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, मतलब वो हमें नज़र ही नहीं आते, अंधेरा नज़र आता है बस। तो उसके पीछे वजह यही है। क्यों अंधेरा नज़र आता है? क्योंकि लाइट जाके टकरा के वापस आएगी तो हमें नज़र आएगा ना। लाइट तो बेचारी रुक ही नहीं रही ना, लाइट को तो वो छोड़ ही नहीं रहा ब्लैक होल। और यही वो बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, यहाँ पर ब्लैक होल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो इस पॉइंट के अंदर? बोल रहे हैं भाई, इफ़ ग्रेविटी बिकम्स ग्रेट, अगर ग्रेविटी ये बहुत ज़्यादा ग्रेट हो जाए, अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, तो क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ब्लैक होल्स। ये उन्होंने बात कर दी कब? 1915 में, 1915 में, 1915 में। और 2019 में ब्लैक होल की पिक्चर भी ले ली गई। यार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कमाल नहीं कर दिया? देखें ज़रा, अपनी मैथमेटिक्स के ज़रिए वो बता दिया कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स भी जैसी कोई चीज़ है। और 100 साल बाद 2019 में उस ब्लैक होल की पिक्चर भी ले ली गई। किसने ली थी वो भी डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉल्ड ब्लैक होल्स, पहले पॉइंट ले लें, कॉल्ड ब्लैक होल्स। अब ये ब्लैक होल्स के बारे में क्या है, छोटी सी हेडिंग डाल लें यहाँ पर, ब्लैक होल्स।
क्या है इसके बारे में बात? ऑब्जेक्ट्स हुज ग्रेविटी इज इमेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स whose gravity is immense. Even light cannot escape. Even light cannot escape. कि ऑब्जेक्ट्स इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइट भी जो है ना वो एस्केप नहीं हो सकती, निकल नहीं सकती, भाग के नहीं जा सकती कहीं भी. वंस एंटर्ड, अगर एक दफ़ा दाखिल हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ब्लैक होल्स अपीयर ब्लैक. ब्लैक होल्स जो हैं वो आपको ब्लैक नज़र आएंगे. ब्लैक होल्स appear black. Black holes appear black since no light comes back. Since no light bounce back कहना चाहिए. bounce back टकरा कर वापस ही नहीं आ सकती. ठीक है भाई. चौथा पॉइंट अब इसका लिखते हैं. ब्लैक होल्स वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया यहां पर. अब चौथा पॉइंट. ठीक है भाई, ब्लैक होल्स वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया. लाइट बैंड्स व्हेन पास थ्रू कर्व्ड स्पेस टाइम. ये बात भी पता है आपको कि लाइट जो है वो बैंड हो जाती है, होता है ना. ये कर्व्ड स्पेस टाइम है. स्पेस टाइम में ये कर्व आ चुका इस ऑब्जेक्ट की वजह से. अब लाइट जब यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा? लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी. आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है? रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, वो आपने देखा होगा पिक्चर में. पानी के अंदर देखें आप, ये शीशे का गिलास है, ठीक है, इसमें ये पानी है. इसमें अगर आप पेंसिल डालेंगे ऐसे, तो पेंसिल यहाँ तक तो आपको ऐसी नज़र आ रही होगी और उसके बाद आपको ऐसी नज़र आ रही होगी. करके देख लें भाई, अगर अभी तक आपने गौर नहीं किया तो. शीशे का गिलास लें, उसमें पानी लें, उसमें पेंसिल ऐसे डाल दें, तो ऊपर से तो पेंसिल आपको यहाँ तक ऐसी नज़र आ रही होगी और यहाँ पानी के नीचे आपको पेंसिल यहाँ नज़र आ रही होगी. तो पेंसिल पानी में इन होने के बाद साइड में क्यों हो गई भाई? क्या वाकई पेंसिल इसी जगह पर है? नहीं, पेंसिल इस जगह पे तो नहीं है. आपको पता है पेंसिल इसी जगह पर है. पेंसिल इसी जगह पर है. आपको कहाँ नज़र आ रही है? इस जगह पर नज़र आ रही है. क्यों? लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन होती है, लाइट, क्योंकि आप देखें चीज़ों को तो आप लाइट की मदद से ही देखते हैं ना भाई, उसके तो नहीं देख सकते. आप इस पेंसिल को देख रहे हैं, लाइट की मदद से देख रहे हैं. आप इस पेंसिल को भी जो देख रहे हैं, लाइट की मदद से ही देख रहे हैं. तो लाइट अगर ख़ुद बेचारी बैंड हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट बैंड होने के बाद जब उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आने के बाद अगर बैंड हो जाएगी और आपकी आंखों में आएगी तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको कैसा नज़र आएगा? बैंड नज़र आएगा. ऐसे ही है ना. तो यहाँ पर यही हो रहा है. लाइट जो यहाँ से इन हो रही है पानी में, ये लाइट आ रही है. इन होने के बाद लाइट क्या हो रही है? वो बैंड हो रही है. एयर से पानी में जब लाइट इन हो रही है तो क्या हो रही है? लाइट इन होने के बाद बैंड हो रही है. अब ये लाइट की जो बेंडिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं. और ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही, इस बेंडिंग की वजह से ही क्या हो रहा है कि ये बैंड हुई हुई लाइट जब बाहर निकलती है और आपकी आंख में आती है तो आपको क्या नज़र आता है? आपको ऑब्जेक्ट भी बैंड नज़र आता है, अपनी जगह से हटा हुआ नज़र आता है. अब कायनात में, हमारी यूनिवर्स में क्या लाइट बैंड नहीं हो रही? ग्रेविटी की वजह से. इस वजह से, ग्रेविटी की वजह से लाइट भी बैंड हो रही है. तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, आप अपने स्पेस में, कायनात में
जहाँ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर सूरज है, तो यहाँ पर सूरज नहीं है भाई, सूरज फिर थोड़ा सा साइड में है। हाँ, क्यों? क्योंकि सूरज जो है उसके मास और एनर्जी की वजह से उसके फैब्रिक में, उसके स्पेस टाइम में कर्व बन गया है, और लाइट जब वहाँ से आ रही है तो वो बैंड होके आ रही है, और वही बैंड हुई हुई लाइट आपके पास ज़मीन पर आ रही है, तो लाइट फिर आपकी आंखों में आ रही है। आप सूरज को जहाँ देख रहे हैं वहाँ सूरज नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा हट कर है। तो ये बात हमें बताई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि भाई इसी ग्रेविटी की वजह से, इसी स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से हमारी कायनात में जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं ना आपको, वो असल में वहाँ नज़र नहीं आते, वहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ से थोड़ा हट कर है। तो फिर कहाँ पर है भाई? इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की गई है जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये वो टेक्निक है जिसको आप यूज़ करते हैं और उसके बाद सही मायनों में आप देख सकते हैं इस बैंड हुई हुई लाइट को। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो टेक्निक है ये सीधा कर देती है, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट सही नज़र आता है स्पेस में। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ। अब इसके पॉइंट देखें आप, इसी के बारे में बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं? लाइट बैंड्स when pass through curved space time, when pass through curved space time, कि लाइट जो है वो बैंड हो जाती है जब वो गुजरती है, पास से गुजरती है कर्व्ड स्पेस टाइम के। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर डिस्टॉर्टेड। डिस्टेंट, दूर के ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर डिस्टॉर्टेड। दूर की जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो डिस्टॉर्टेड नज़र आती हैं, वो ख़राब नज़र आती हैं, वो सही नज़र नहीं आती हैं, या फिर मैग्नीफाइड नज़र आती हैं, या अपने एक्चुअल हजम से बड़ी नज़र आती हैं, मैग्नीफाइड नज़र आती हैं। सल्यूशन, अब इसका हल क्या है? सल्यूशन, इसका हल क्या है? अ टेक्निक ग्रेविटेशनल लेंसिंग, a technique gravitational lensing is used to study distant galaxies, distant galaxies oblique objects, to see clear, ताकि आप इसको क्लियर और वाज़े तौर पे देख सकें। आखिरी पॉइंट हमारा अब ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। कैसे पता चलेगा? हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है। बिग बैंग का आपको पता है, कायनात में शुरू में बताया जाता है भाई हमारी जो कायनात थी शुरू में एक छोटा सा पॉइंट मास थी, जिसको उस पॉइंट मास में जो है वो क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उस पॉइंट मास से ये सारी कायनात वजूद में आ गई। और वो अब एक्सप्लोजन में क्या होता है, डिज, वो करोड़ों अरबों सालों पहले जब वो हमारी कायनात, जब ये पॉइंट मास थी, तब इसमें एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, बिग बैंग। तो उसके बाद जो है क्या हुआ ये, और यही बिग बैंग आपको बता दूं, ठीक है, कलाम पाक के अंदर भी बिग बैंग के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, कलाम पाक के अंदर भी बिग बैंग के बारे में लिखा हुआ है 2 जगहों पर। पहले बिग बैंग कैसे हुआ और उसके बाद कायनात के फैलाव के बारे में भी आपको पता है। मुझे वो सूरतें याद नहीं आ रही, वरना वो मैं आपको बताता भी, ठीक है। और भी बहुत सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो कलाम पाक के अंदर लिखी हुई हैं, कुरान शरीफ के अंदर, कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। बहरहाल एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स,
एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। इसका पहले पॉइंट ले लेते हैं, GTOR जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिडिक्ट्स universe is expanding, predicts universe is expanding, and it has been confirmed, it has been confirmed by astronomical observation, ठीक है भाई। अब इसकी डिटेल में फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा रह गया है। हाँ, ये आप सुन लीजिए कि डॉक्टर केटी ये वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर केटी वुमन, नोट्स में ले लीजिए। इन्होंने कैप्चर किया था, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, किसने ब्लैक होल की पिक्चर को कैप्चर किया था? इन्होंने कैप्चर किया था। फर्स्ट इमेज किसका? ब्लैक होल का। ब्लैक होल 2019 में, ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक है हमारा, ग्रेविटी एज स्पेस टाइम कंटिन्यूम, पार्ट 18, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसमें भी बड़ी मज़े की चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी और डिटेल में। ग्रेविटी एज अ स्पेस टाइम कंटिन्यूम ये क्या है, ये आपको मैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी बस इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।